प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2166 दी अंडरग्राउंड वोलुयन एम्पायर। जब झंग यी ने यकीन कर लिया कि सब तैयार है, तो वो रात की आड़ में ब्लिजर्ड सिटी से निकल पड़ा और वोलुयन एम्पायर की ओर बढ़ा। उसने आसमान का रास्ता नहीं चुना, बल्कि सीधे जमीन के अंदर से रास्ता लिया। ये इसलिए ताकि दुश्मन के जासूसों की नजरों में न आए। आखिरकार वो मुख्य मार्ग कड़ी निगरानी में था। काली गौ से ढका हुआ झंग ये सैटेलाइट की डायरेक्शंस के हिसाब से वोलुयन एम्पायर वाले क्षेत्र के करीब पहुंचा। जगह पर पहुंचकर उसने गहरी सांसें ली। हालांकि उसने पूरी तैयारी कर रखी थी, फिर भी पहली बार किसी अजनबी, शक्तिशाली और शत्रुतापूर्ण सभ्यता में दाखिल होते समय उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो हल्का मुस्कुराया, क्योंकि अगर वोलुयन एम्पायर के लोग जान जाते कि असल में कौन आ रहा है और वो क्या लेकर आया है, तो डरने की बारी तो पूरे वोलुयन एम्पायर की होनी थी। चलो आगे बढ़ो, सबसे बुरी हालत से तो वैसे भी निकल ही सकते हो, उसने मन ही मन खुद से कहा और स्पेस शटल एक्टिवेट करके धरती की गहराई में उतर गया। वोलुयन एम्पायर जमीन से 20,000 मीटर नीचे बसा हुआ था। उसका ढांचा 3 आयामी था। आबादी लगभग 2,700 थी और क्षेत्र बहुत विशाल। जमीन के नीचे सालों रहने की वजह से उनका डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत था। बाहर से प्रवेश करना हो तो सबसे पहले स्काई आई सर्वेलेंस सिस्टम से गुजरना पड़ता। ये पूरा एम्पायर एक विशाल अंडे के खोल की तरह ढका हुआ था, आसमान से लेकर धरती के भीतर तक, और यही उन्हें सुरक्षा देता था। इसके अलावा पूरे देश में सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए थे, लगभग बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के। काले कपड़ों में लिपटा झंग यी कई बार इधर उधर घूमकर जगह का अंदाजा ले रहा था। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। सामने विशाल अंडरग्राउंड केव था। ये उसका पहली बार जमीन के नीचे जाना नहीं था, मगर उसे कसम खाकर कहना पड़ा कि यह नजारा अब तक का सबसे शानदार था। ये जगह किसी सिटी की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे किंगडम जैसी थी। इतना बड़ा कि आसमान से भी पूरा दृश्य नहीं दिख सकता था। वोलुयन एम्पायर 3 आयामी क्षेत्रों में बंटा था, अलग अलग लिजर्डमैन वर्गों के लिए, और 2 आयामी नजरिए से 5 अर्बन एरियाज में। केंद्र में इंपीरियल सिटी था और चारों दिशाओं में एक एक विशाल शहर, जिनमें सैनिक तैनात थे। झंग यी ऊपर खड़ा होकर नीचे देख रहा था। रात होने के बावजूद पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमगा रहा था। हवा में दर्जनों स्पेसशिप्स उड़ रहे थे। शहर के अधूरे निर्माण कार्य मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स कर रहे थे। दूर के हिस्सों में कम आबादी और खनिज संसाधनों से भरे क्षेत्र थे। वहां बड़े चिंचुलास खोदाई कर रहे थे। उनके पंजे और दांत बड़े मैकेनिकल उपकरणों से भी ज्यादा काम के साबित हो रहे थे। ऐसी रोशनी से भरे देश के ऊपर खड़े होकर झंग यी को अचानक अजीब सा डर लगा, जैसे वो नंगा खड़ा हो और हजारों आंखें उसे देख रही हों। उसने आर्मोर में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई और गहरी सांसें लेकर खुद को शांत किया। घबराने की जरूरत नहीं, आराम से रहो और काम करते वक्त दिमाग पूरी तरह ठंडा होना चाहिए। जब उसे याद आया कि दूसरी डायमेंशन में ढेर सारे लव डेथ गॉड्स और लिंग उसका इंतजार कर रहे हैं, तो उसका दिल और हल्का हो गया। सबसे पहले उसे पूरे किंगडम का एक एरियल ओवरव्यू लेना था। डीमन गॉड्स आर्मों में अलग अलग स्टेल्थ फंक्शंस थे और साथ में रात का काला कपड़ा, जिससे ऊंचाई से भी उसकी मौजूदगी का पता नहीं चल सकता था। उसने देखा कि 20,000 मीटर नीचे भी पहाड़, नदियां, झरने और ऊंचे शिखर थे। टेक्नोलॉजी और नेचर का ये मेल अद्भुत था। उसने अपने स्मार्ट डिवाइस से सारे दृश्य रिकॉर्ड किए और दिमाग में मौजूद 6 सिल्वर आर्मोर्ड मेन की जानकारी से उनका मिलान किया। ये रहे 4 बड़े मिलिट्री रीजन्स। अगर हमला करना हुआ तो सबसे पहले इन्हें गिराना होगा। मगर सबसे मुश्किल है उनका एडवांस्ड फायर पावर नेटवर्क। चाहे मेरे पास 100 गुना लव डेथ गॉड्स हों,
तभी एक ही बार में इसे नष्ट करना नामुमकिन है, इसलिए कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को ही तबाह करना होगा। एनर्जी प्लांट नहीं, इसे उड़ाना बेवकूफी होगी। बाद में वेयरहाउस भरने के लिए मुझे ये जरूरी है, तो पहले मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का आर्सनल उड़ाना सही रहेगा। और हां, इंपीरियल पैलेस। झंग ने केंद्र में खड़ी काले कांच जैसी चमकती, भव्य और डरावनी इमारतों को देखा। नहीं, रॉयल फैमिली तो बस नाम के प्रतीक है, उन्हें मारना बेकार है, उल्टा लोग और भड़केंगे। बेहतर होगा कि मैं ढूंढूं कि उन्होंने डूम्सडे वेपन कहां छिपाया है। वो धीरे धीरे आकाश में उड़ता रहा, किसी को भी उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। आखिरकार एम्पायर का सबसे ताकतवर स्पेस बेस्ड एबिलिटी यूजर तो उसी ने हाल ही में मार गिराया था। उसने सभी इमेजेस रिकॉर्ड कर ली, मगर ऊपर से देखने पर भी पूरा चित्र साफ नहीं था। और जानकारी चाहिए थी तो उसे अंदर जाकर गहराई से जांच करनी थी। ज्यादा समय नहीं है कि एक एक जगह ऑब्जर्व करूं। सीधा रेड वायु को ही ढूंढते हैं, सोचते हुए झंग यी ने अपना बर्ड्स आई व्यू पूरा किया और स्पेस शटल एक्टिवेट करके आई ऑफ द स्काई सर्विलेंस नेटवर्क पार करने लगा। लेकिन तभी एम्पायर के सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर में अलार्म बज उठा। अलर्ट, अलर्ट, नोट 46.28.324 स्पेशल स्पेशल फ्लक्चुएशन अकर्स, फ्लक्चुएशन लेवल 0.02। अलर्ट, अलर्ट, नोट 46.28.324 स्पेशल स्पेशल फ्लक्चुएशन अकर्स, फ्लक्चुएशन लेवल 0.02। पूरे कंट्रोल रूम में लाल रोशनी खून जैसी चमक उठी। रात की ड्यूटी पर मौजूद लिजर्डमैन स्टाफ तुरंत दौड़े और सर्वेलेंस फुटेज एक्टिवेट किया। फ्लक्चुएशन लेवल 0.02 का मतलब था कोई गंभीर टकराव नहीं, लेकिन एनर्जी रिएक्शन तो हुआ था, और ऐसे तनावपूर्ण समय में वो कोई लापरवाही नहीं कर सकते थे। कई बार सर्वेलेंस वीडियो देखने के बावजूद कुछ असामान्य नहीं दिखा। ना ऑप्टिकल उपकरण, ना इंफ्रारेड और ना सोनिक रडार को कोई जीव या मशीन नजर आई। एक स्टाफ ने राहत की सांस ली। उफ, लगा कुछ बड़ा हो गया। दूसरा लिजर्डमैन गरम ड्रिंक का कप उठाकर हंस पड़ा। आई ऑफ द स्काई सिस्टम की भी कमियां है। पहला कंधे उचकाकर बोला, कुछ नहीं किया जा सकता। इतने बड़े एम्पायर को कवर करने वाले सिस्टम में छोटे ग्लिचेस तो होंगे ही, पर जब तक कोई बड़ी बात नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। असली जंग छिड़ी तो इतना छोटा इशू आउटकम बदलने वाला नहीं। सबने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। किसी ने भी इस छोटे इंसिडेंट को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं समझी। जैसे ही ये बात रिपोर्ट होगी, ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और अलग अलग डिपार्टमेंट से जांच शुरू हो जाएगी। अगर नतीजे में कुछ निकला ही नहीं तो उल्टा हमें ही बेवजह हंगामा करने के लिए सजा मिल सकती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि ऐसे दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतने सालों से हम यही करते आए हैं। ये कैसे मुमकिन है कि बस इस बार ही कोई गड़बड़ हो जाए, है ना? चैप्टर 2167 पैराडाइज। झंग यी वोलुयन किंगडम की टेरिटरी में पहुंचा, जो सच में किसी पैराडाइज से कम नहीं लग रही थी। हर जगह बेहद खूबसूरत नजारा था। यहां की टेक्नोलॉजी इंसानों से कई साल आगे थी। रात का समय था, लेकिन यहां की नाइट लाइफ उतनी ही रौनकदार थी जितनी दुनिया खत्म होने से पहले हुआ करती थी। चारों तरफ रोशनियां थी, लिजर्डमैन जश्न मना रहे थे, दावतें चल रही थी और अनगिनत एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज हो रही थी। सब कुछ इतना हारमोनियसली और खूबसूरत लग रहा था। अगर हम ये भूल जाएं कि इन्होंने पहले हुएक्सू किंगडम के साथ क्या किया था और कैसे झंग यी पर घात लगाकर हमला किया था, तो शायद झंग यी सच में इस जगह को नष्ट करने में हिचकिचाता। मजे कर लो अपने आखिरी लम्हों के। इंसान को अपनी गलतियों की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं इस जमीन को और यहां की हर चीज को अपने कब्जे में लूंगा। इस वक्त झंग यी पूरी तरह इनविजिबल स्टेट में था। जब तक वो कोई खास हरकत नहीं करता, उसे कोई इंसान या मशीन डिटेक्ट नहीं कर सकता था। उसने घूमने का वक्त बर्बाद नहीं किया, बल्कि सबसे रिमोट जगह पर गया और वहां परफ्यूम छिड़क दिया।
जू वायु से संपर्क करने के लिए उसने वुलुयन एम्पायर के कई शहरों में ये खुशबू फैला दी। अगर ली लिंगशु की बात सच है तो ये खुशबू जू वायु के लिए ऐसे होगी जैसे किसी सेप्टिक टैंक एक्सप्लोजन की बदबू, और वो इसे जरूर महसूस कर लेगी। उम्मीद है तुम अभी जिंदा हो, कम से कम मेरी इंटेलिजेंस बेस को और मजबूत करने के लिए। झंग यी ने मन ही मन सोचा। वो कोई और बड़ी हरकत नहीं कर सकता था, बस दूर से सेंट्रल अर्बन एरिया को देख रहा था। यही रॉयल फैमिली रहती थी और वुलुयन एम्पायर के ज्यादातर मास्टर्स यही इकट्ठा थे। यहां तक कि अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर झेंगलो भी इसी इलाके में रहते थे। इसलिए परफेक्ट स्टेल्थ मैकेनिज्म होने के बावजूद झंग यी अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो धीरे धीरे एम्पायर के अलग अलग हिस्सों की जांच कर रहा था, हर गली नुक्कड़ समझ रहा था। उसे पता था कि आने वाली लड़ाई स्ट्रीट फाइटिंग तक जरूर पहुंचेगी और उसके सैनिकों को यहां का एनवायरनमेंट पूरी तरह समझना होगा। कुछ देर बाद झंग यी की कम्युनिकेशन डिवाइस पर एक स्पेशल बैंड आया। पूरे हुएक्सू किंगडम का कम्युनिकेशन सिस्टम आपस में जुड़ा था। जब कोई नया डिवाइस पास आता तो सिग्नल भेजकर उसे डिटेक्ट किया जा सकता था। झंग यी ने देखा, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हुआ यू? झंग यी ने तुरंत आसपास नजर डाली और जवाब भेजा, हुएक्सू से आया हूं, तुम्हें लेने। मुझे तुम्हारी इंफॉर्मेशन चाहिए और अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं दे सकता हूं। काफी देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन झंग यी धैर्य से इंतजार करता रहा। आखिरकार ज़हू वायु का मैसेज आया, इस जगह आओ, मैं तुमसे मिलूंगी। उसने जो एड्रेस दिया वो शहर के एक रिमोट हिस्से का सीवर था। झंग यी ने एलियन स्पेस में लिंक को छुआ और उसने उसे हल्की सी थपकी दी। ठीक है, वो अब भी सुरक्षित है। तब जाकर झंग यीज़ू वायु से मिलने निकला। सावधानी से देखते हुए वो उस जगह पहुंचा। सेकेंड हैंड ऑफ टाइम ने कोई खतरा डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन उसे कुछ दिलचस्प दिखा। झंग यी ने काले स्लेटी सीवर पाइप्स को देखकर कहा, मैं आ गया हूं, बाहर आओ। अगले ही पल गंदे और अंधेरे सीवर पाइप हिलने लगे। वहां से एक लिजर्ड में निकला, लेकिन तुरंत ही काले कपड़ों वाली एक लड़की में बदल गया। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थी, जो उसकी आंखों का लगभग 70% हिस्सा घेरे हुई थी। क्या तुम केओस हो? झंग यी ने हाथ बांधकर दिलचस्पी से पूछा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही हूं? ज़हू वायु ने सीधी सच्चाई से जवाब दिया, तुम्हारे अलावा यहां आने की हिम्मत और किसी में नहीं है। झंग यी ने गौर किया कि उसकी आवाज अजीब लग रही थी, सांस कमजोर थी और उसके होंठों पर सफेद धुंध सी जमी थी। क्या तुम जख्मी हो? झंग यी ने पूछा। ज़हू वायु ने शर्म से सिर झुका लिया। मैंने उन्हें कम आंका। यहां के लोग बहुत ताकतवर हैं, मैं उन्हें हरा नहीं सकी, बस भाग सकी। झंग यी कुछ पल चुप रहा। असल में अगर लिंग उसके साथ न होती तो शायद वो भी यहां आकर मर जाता। उसने मन ही मन गाली दी, क्या पागल है जिसे जान की परवाह ही नहीं। घर से निकलते वक्त दवा तो साथ लाई थी ना? ज़हू वायु ने उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और ईमानदारी से सिर हिला दिया। नहीं, मैंने सोचा ही नहीं। झंग यी फिर कुछ पल चुप रहा। कुछ खाने का सामान तो लाया था? इस बार ज़हू वायु ने सिर हिलाकर कहा, हां, कुछ कंप्रेस्ड बिस्किट्स लाई थी। स्टोर करना आसान होता है, लेकिन वो जल्दी खत्म हो गए। फिर मुझे उनका खाना चुराना पड़ा। उनका खाना बहुत अजीब है, पत्थर जैसा सख्त, दांत टूटने लगते हैं। देखो, इतना कहते हुए उसने मुंह खोलकर अपने छोटे छोटे दांत दिखाए। झंग यी ने झुककर देखा। सचमुच उसके मुंह में छाले पड़े थे। साफ था कि उसने यहां बहुत बुरी हालत में वक्त गुजारा है। झंग यी ने एलियन स्पेस से दवा निकाली और उसे दी, फिर कुछ स्वादिष्ट खाना भी दिया। ज़हू वायु ने बिना किसी झिझक के पहले दवा खाई और फिर जमीन पर बैठकर भूख भूख करके खाना शुरू कर दिया। झंग यी उसके बगल में बैठा उसे खाता हुआ देखता रहा। फिर उसने पूछा,
तुम यहां क्यों आई हो? जू वायु ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। उनमें अब पहले जैसी नफरत और पागलपन नहीं था। खाना ढूंढने आई थी। उसका जवाब इतना सीधा था कि झंग यी कुछ देर के लिए बोल ही नहीं पाया। खाना ढूंढने आई थी? तुम्हें पता भी है ये जगह कहाँ है? हाँ, यहां बहुत बड़े बड़े लिजर्ड्स हैं। मैंने पहले युद्ध के समय उन्हें खाया था। बहुत स्वादिष्ट लगे थे। तो जब मैंने उनकी मौजूदगी महसूस की तो यहां चली आई है। वो मुस्कुराई और होंठ चाटे। पता नहीं झंग यी का दिया खाना अच्छा लगा था या सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स को खाने की याद आ गई थी। अच्छा, और कुछ? उसने खाना खत्म किया और झंग यी की तरफ उम्मीद से देखा। आखिर इतने समय से उसने असली इंसानी खाना नहीं खाया था। झंग यी ने एलियन स्पेस से और खाना निकाला और उसे दिया। अब बताओ, इस दौरान तुमने यहां क्या किया? झंग यी को अभी जाने की जल्दी नहीं थी। जब तक वो जानबूझकर कोई हरकत नहीं करेगा, कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। वो दुश्मन के देश में छिपकर काम करने के इस एहसास को सीक्रेटली एंजॉय कर रहा था। जू वायु ने फिर अपने बीते दिनों की बातें बताई। मैं तो बस खाना ढूंढ रही थी। फिर भी ये मुझे क्यों पकड़ रहे थे? ब्लिजर्ड सिटी में भी तो पापा यही करते थे ना। जू वायु सचमुच हैरान लग रही थी।